नमस्कार। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और आज इस बुक का हम 8वां चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है आधारिक संरचना, जिसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना शब्द है ये आपके लिए बिल्कुल भी नया शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स को क्लास 9th से पढ़ा है, हम 9th से ही इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th को हमने कंप्लीट किया है, 10th को हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद में हम 11th पर आए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना के ऊपर पहले भी चर्चा की जा चुकी है और चूंकि आज हमारा जो टॉपिक है वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारिक संरचना टॉपिक ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके ऊपर आज विस्तार से बात होगी। इसकी क्या प्रासंगिकता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आधारिक संरचना है क्या। देखिए, आधारिक संरचना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, यानी हमारा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक जो है, उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, यानी हमारा कृषि क्षेत्र, इसके अलावा हमारा औद्योगिक क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रकों के लिए जो सेवाएं प्रदान करने का काम करता है वो हमारा क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यानी जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, उन सभी को हम आधारिक संरचना के अंतर्गत रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और ये सर्विसेज क्या क्या होती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण, ठीक है, रेल मार्गों का निर्माण, पोर्ट्स का निर्माण, बंदरगाहों का निर्माण, एयरपोर्ट्स का निर्माण, बांधों का निर्माण, इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी, इसके अलावा आपका ऑयल और गैस पाइपलाइन बिछाने का काम हो गया, कम्युनिकेशन के साधनों का विकास, यानी संचार के साधनों के विकास की बात हो रही है, स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना, हॉस्पिटल्स की स्थापना, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और आपका मॉनिटरी सिस्टम जो होता है, हमारी जो मुद्रा प्रणाली होती है, मौद्रिक व्यवस्था होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी सर्विसेज जो होती हैं, इन्हीं को हम सम्मिलित रूप से आधारिक संरचना का नाम देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि आपको आधारिक संरचना पता चल गया होगा कि आधारिक संरचना होती क्या है। एनसीईआरटी में आधारिक संरचना के दो पहलू बताए गए हैं, एक इसका सामाजिक पहलू है, एक इसका आर्थिक पहलू है। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दो भाग हैं, एक सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सामाजिक आर्थिक आधारिक संरचना और एक आपकी आर्थिक आधारिक संरचना। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो समाज से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपका हेल्थ सिस्टम, आपका आवास विकास से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, एकोमोडेशन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। और आपकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन यानी संचार, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत आती हैं। और एजुकेशन, हेल्थ और आपका एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें आपकी सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत आती हैं। आधारिक संरचना की या इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्तमान समय में या हमारी इकोनॉमी में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसका रेलेवेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये क्या काम करती है, इसके यानी आधारिक संरचना के विकास के क्या परिणाम होते हैं। अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप है तो उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं। आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशल प्रणाली जो है वो किस पर निर्भर करती है, आधारिक संरचना पर। आपका पूरी जो औद्योगिक व्यवस्था है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर डिपेंड रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, जैसे कि अगर हमें सामान की ढुलाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक करनी है, हमें चीज़ों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो है एक संदेश को दूसरे जगह तक पहुंचाना है, हमें किसी एक सूचना को दूसरी जगह तक पहुंचाना है, तो इसके लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। रोडों की ज़रूरत पड़ेगी, रेल मार्गों की आवश्यकता पड़ेगी, एयरपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बंदरगाहों की आवश्यकता पड़ेगी, कम्युनिकेशन के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी देश हो, उसकी जो भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, अगर उसका कार्य प्रणाली जो है अच्छी तरीके से चलाई जानी है, कुशलता से चलाई जानी है, तो उसके लिए उसकी एक अच्छी आधारिक संरचना का होना बहुत ज़रूरी है। संरचनात्मक सुविधाएं जो होती हैं ये एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करती हैं और इसके साथ साथ जनता के जीवन में गुणवत्ता रूपी सुधार करके अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, अपना योगदान करती हैं। तो आधारिक संरचना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसका समुचित रूप से विकास किया जाना बिल्कुल रूप से आवश्यक होता है।
आधारिक संरचना की स्थिति के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान में हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उसकी सिचुएशन क्या है, क्या कंडीशन है। देखिए, जो निजी क्षेत्रक है और सरकार जो है, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिल करके आधारिक संरचना के विकास पर ध्यान दे रहे हैं वर्तमान समय में। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बहुसंख्यक आबादी है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो कैसी है, ग्रामीण है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि एक तरफ हम अर्थव्यवस्था के विकास का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज भी बहुतायत मात्रा में जैव ईंधन का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी और उपलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2011 के सेंसस का कुछ डाटा है, उसको अगर आप देखें, उस पर नज़र डालें, तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया में 50% परिवारों में ही बिजली सुविधा उपलब्ध है। हालांकि इसके जो आंकड़े हैं वो वर्तमान समय में कुछ ठीक हो सकते हैं, कुछ अच्छी स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% परिवारों को बिजली की सुविधा उपलब्ध है। 85% ग्रामीण परिवार जो हैं वो आज भी खाना बनाने में, ग्रामीण परिवारों की बात हो रही है, देखिए शहरी क्षेत्रों की बात नहीं हो रही है। 85% जो ग्रामीण परिवार हैं आज भी खाना बनाने में जैव ईंधन का प्रयोग करते हैं, लकड़ी, उपले, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। केवल 30% लोगों को ही सफाई से जुड़ी हुई सुविधाएं प्राप्त हैं। ये हमारी आधारिक संरचना की स्थिति है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हमें मेडिकल सेक्टर्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, मेडिकल सेक्टर का भी विकास करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जैसे हालांकि कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई, जैसे उज्ज्वला योजना चलाई गई है जिसमें सभी को मुफ्त सिलेंडर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर देखा जाए, ये मैं अपना मत बता रहा हूँ, धरातल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है एक समस्या की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि आपको सिलेंडर मिल गया लेकिन उसको फिल कराने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। क्योंकि हमने पहले एम्प्लॉयमेंट पे भी बात की है, पिछले चैप्टर्स में रोजगार की स्थिति पर भी बात की है, तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने सिलेंडर को रिफ़िल करा सकें, अपने सिलेंडर को भरवा सकें। तो मैक्सिमम जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, ग्रामीण परिवार के लोग हैं, आज भी खाना बनाने में जैव ईंधन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त आमदनी नहीं है, उनके पास पर्याप्त रूप से रोजगार की व्यवस्था नहीं है। 2019 का एक डेटा है कि आधारिक संरचना पर जीडीपी का 30% निवेश किया गया था। ठीक है, 2019 तक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके डेवलपमेंट पर, इसके विकास पर जो हमारा कुल जीडीपी है, टोटल जीडीपी है, उसका 30% इन्वेस्टमेंट किया गया था। और तुलनात्मक रूप से देखें, जो हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे चाइना जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, चाइना जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2019 तक 44% निवेश कर रहा था अपनी टोटल जीडीपी का। इंडोनेशिया भी जो है इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, यहाँ पर हम 30% अपना जो है खर्चा कर रहे हैं, 30% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी आधारिक संरचना के डेवलपमेंट पर। वहीं इंडोनेशिया 34% जो है अपनी टोटल जीडीपी का यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। देश में आय में वृद्धि के साथ साथ आधारिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ऐसा देश है जिसके लोगों की आय जो है वो कम है, ठीक है, अल्प आय वाले देश हैं, तो उनमें आधारिक संरचना का विकास जो किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले किन सेवाओं को प्रीफर किया जाएगा, उनमें किन सेवाओं पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। तो सिंचाई की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दिया जाएगा, बिजली व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। उच्च आय वाले देशों में जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, वो हो जाती हैं कम्युनिकेशन की चीज़ें। क्योंकि देखिए अल्प आय वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जनरली प्राइमरी सेक्टर में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। मैं ऐसे देशों की बात कर रहा हूँ जिनमें लोगों की आय जो है वो बहुत कम है। तो आय बहुत कम है तो इसका सीधा सा मतलब आप ये लगा सकते हैं कि वहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है। और प्राइमरी सेक्टर हमारा कृषि आधारित क्षेत्रक होता है, और कृषि आधारित क्षेत्रक में सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है फसलों को पानी देने के लिए, और माल की ढुलाई के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। और आजकल क्योंकि परंपरागत साधन जैसे कि कुओं से सिंचाई करना, नहरों से सिंचाई करना, नदियों से सिंचाई करना, ये बहुत कम हो गया है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह का विकास हुआ है तो उसके लिए बिजली वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें इसके लिए ज़रूरत पड़ती हैं, सबमर्सिबल पंप्स आ गए हैं। तो अल्प आय वाले जो देश हैं वहाँ के लिए जो सिंचाई सेवाएँ हैं, परिवहन सेवाएँ हैं, बिजली सेवाएँ हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उच्च आय वाले देशों में खास करके कम्युनिकेशन जो है आधारिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
एनर्जी पर बात करते हैं। किसी भी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया जो होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है कि उस देश के पास में एनर्जी के सोर्सेज कितने हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना है, आपको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, आपको खाना बनाना है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कृषि से जुड़े हुए उपकरण होते हैं उनका प्रोडक्शन करना है, तो वो भी किसी न किसी फैक्ट्री में किया जाएगा। ठीक है, फिर उन उपकरणों को या कृषि का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कृषि से जो भी उत्पाद हमको प्राप्त हो रहे हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और इन सब चीज़ों में जिस बेसिक चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी वो है हमारी एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोतों को मुख्य रूप से यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। एक व्यावसायिक सोर्स हो गए आपके, कमर्शियल सोर्स जिनको कह सकते हैं, और दूसरे गैर व्यावसायिक सोर्स हो गए जिसको हम नॉन कमर्शियल कह सकते हैं। व्यावसायिक सोर्स वे सोर्स होते हैं जिनको खरीदा बेचा जाता है, या हम खरीदने मतलब उन चीज़ों को हमको खरीदना पड़ता है। जैसे पेट्रोल हमको खरीदना पड़ता है, बिजली के लिए भी हम पे करते हैं। ठीक है, और भी जो अलग अलग तरह के फ्यूल्स हैं उनके लिए भी हम पे करते हैं। नॉन कमर्शियल वो होते हैं जिनको जनरली खरीदा बेचा नहीं जाता है। जैसे आप जंगल से लकड़ी काट लाए, ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो आपकी कृषि प्रक्रिया के दौरान जो वेस्ट बचता है, जैसे मान करके चलिए गन्ने की खेती कोई कर रहा है, तो गन्ने से चीनी बनाई जा रही है, गन्ने से गुड़ बनाया जा रहा है, तो उसका जो वेस्ट है वो भी ईंधन के तौर पर, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जानवरों का जो गोबर होता है उसको भी सुखा करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के एक सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। अब जो व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों की हम बात कर रहे हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम पारंपरिक स्रोत कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ध्यान देने की बात है, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों को ही हम एक ही कैटेगरी में रखें तो इनको बोलते हैं हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपको पारंपरिक स्रोतों के बारे में पता चल गया, तो अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल, गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आती है आपकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और आपकी टाइडल एनर्जी, ज्वार ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। ये सारी चीज़ें आपकी गैर पारंपरिक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। और भारत के संदर्भ में विशेष रूप से बात की जाए तो भारत की प्रकृति कैसी है? भारत उष्ण प्रदेश के अंतर्गत आता है, और उष्ण प्रदेश के अंतर्गत आने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा के द्वारा, पवन ऊर्जा के द्वारा, ज्वार ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएं भी देखने को मिलती हैं। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भारत को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो पर्यावरण हितैषी होती है। यानी इनसे एनर्जी जब हम लेते हैं, इनसे एनर्जी जनरेट करी जाती है, तो उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर नहीं पड़ता है। इसके बाद में व्यावसायिक ऊर्जा उपभोग की पद्धति के बारे में बात करते हैं। कुल उपभोग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो उपभोग किया जाता है एनर्जी का, वो कौन से सोर्सेज से किया जाता है? तो वो व्यावसायिक सोर्स, जो व्यावसायिक स्रोत होते हैं ऊर्जा के, उनसे किया जाता है। तो इसमें जो अगर हम देखेंगे तो 74% एनर्जी का जो सोर्स है लोगों का, वो व्यावसायिक ऊर्जा है, और गैर व्यावसायिक स्रोतों से केवल 26% ही हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और गैर व्यावसायिक स्रोतों में कौन कौन से आ रहे थे? गैर व्यावसायिक स्रोतों में कौन कौन से आ रहे थे? यहाँ पर देखिए, आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट, गोबर, जलाऊ लकड़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं, और इसके अलावा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो क्योंकि ये चीज़ें हैं तो अच्छी, और इनके प्रारंभिक स्थापत्य की बात करी जाए तो वहाँ पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इनकी प्रासंगिकता को देखें तो जितना इन पर इन्वेस्ट किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा ये एनर्जी जो है जनरेट करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र पर, पवन ऊर्जा के क्षेत्र पर, ज्वार ऊर्जा के क्षेत्र पर हमको काम करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक ऊर्जा उपभोग की क्षेत्रकवार हिस्सेदारी 2019 में अगर देखें तो जो व्यावसायिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, किस किस क्षेत्र में कितना उपयोग किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ हो रहा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहा है, और होगा भी। ठीक है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे विकास की अवस्था में है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उद्योगों का विकास होगा और इंडस्ट्रीज़ का विकास होगा। तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा खपत होती है एनर्जी की, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जो खपत हो रही है एनर्जी की, वो कहाँ हो रही है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसके बाद में पारिवारिक रूप से ऊर्जा की खपत दूसरे स्थान पर 24%। फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर आता है आपका, इसमें 18% ऊर्जा का जो है उपभोग किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में लगभग 1% के आसपास जो है एनर्जी यहाँ पर
यूज़ की जाती है और कुछ अन्य चीज़ें हो सकती हैं जिसमें 15% के आसपास जो है ऊर्जा का उपभोग किया जाता है। भारत में विद्युत उत्पादन के सोर्सेज की बात की जाए तो इसे आप इस चार्ट की सहायता से अच्छी तरीके से देख सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि भारत में जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है, ऊर्जा का जो प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा किस रूप से हम ऊर्जा जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वो तापीय ऊर्जा होती है, जिसे आप ऊष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। पूरी ऊर्जा का लगभग 82% जो है तापीय ऊर्जा से आता है। ठीक है। इसके बाद में स्थान आता है आपका इसके बाद में स्थान आता है आपका जल ऊर्जा का 8.5%। इसके बाद में आती है आपकी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो 7% में आता है। और परमाणु ऊर्जा जो है वो लगभग 2.5% के आसपास है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक रूप में किस सोर्स से हमको एनर्जी प्राप्त होती है, तो आप ध्यान रखेंगे तापीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। प्राय बिजली की मांग की जो अभिवृद्धि दर होती है, बिजली की कितनी डिमांड है, उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, वो सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा होता है, जीडीपी जो होता है, उससे हमेशा ऊंचा होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 8% प्रतिवर्ष जीडीपी की दर हमको प्राप्त करनी है, ग्रोथ रेट हमको प्राप्त करनी है, तो बिजली में पूर्ति की जो अभिवृद्धि की दर होगी वो प्रतिवर्ष लगभग 12% के आसपास होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो औद्योगिक विकास होता है, हमारी जीडीपी का विकास होता है, कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास ऊर्जा के रिसोर्सेज कितने हैं। भारत की ऊर्जा नीति की अगर बात करें तो भारत वर्तमान समय में सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। और प्रमोट करने के पीछे एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे हमारी रिसोर्सेज पर एक अनावश्यक दबाव पैदा हो रहा है। दूसरा, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनका दोहन ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का ये कारण बनता है। तो अब जो सभी देश हैं वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो वो विशेष रूप से काम कर रहे हैं कि इस पर पॉल्यूशन को कम करने पर, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो या बिल्कुल नहीं हो। तो भारत की ऊर्जा नीति कहीं ना कहीं इस तरफ है कि हमें अपने ऊर्जा के जो भी संसाधन हैं, ऊर्जा के हमारे सोर्सेज जो हैं, उनको इस तरीके से हमें उनको विकसित करना है कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन जो है हम करें। ठीक है। तो इस तरह से सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और वायु ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है भारत के द्वारा, क्योंकि इनसे जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है, इनसे जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के निर्माण की या ऊर्जा के प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। परमाणु ऊर्जा पर भी काम करने की आवश्यकता है। प्राथमिक ऊर्जा खपत में इसका जो हिस्सा है, अभी हम बात कर रहे थे, लगभग 2.5% है। और इसका जो ग्लोबल एवरेज है वो 13% है। यानी पूरे वैश्विक रूप से देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा को लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है और इसका जो प्रोसेस होता है उसमें पर्यावरण को हानि नहीं होती है, पर्यावरण हितैषी प्रोसेस है। लेकिन भारत में इसका जो टोटल एनर्जी के प्रोडक्शन में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 2.5% है। तो इस क्षेत्र पर भी हमको काम करने की आवश्यकता है। विद्युत क्षेत्र की कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं कि जैसे पावर स्टेशन से जो बिजली जनरेट करी जाती है, उपभोक्ताओं द्वारा उसका पूरा प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता जो हमारी है उच्च आर्थिक अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो तो उसके लिए हमारी जो बिजली उत्पादन क्षमता है, अक्सर करके देखा गया है, ये पर्याप्त नहीं पड़ पा रही। आपने बहुत से क्षेत्रों में ऐसा देखा होगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा होगा, बिजली की जो है पूरी आपूर्ति नहीं हो पाती है। राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जो विद्युत वितरण किया जाता है उसमें बिजली चोरी की घटनाएं काफ़ी मात्रा में देखी जाती हैं, जिससे विद्युत वितरण की हानि होती है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भूमिका इस फील्ड में बहुत कम है। तो निजी क्षेत्र को भी विद्युत वितरण के क्षेत्र में जो है अग्रणी रूप से काम करना चाहिए और इसके लिए सरकार को इसे प्रमोट भी करना चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में बिजली की जो दरें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, महंगी हैं। इसके अलावा भारत के थर्मल पावर जो हैं, जहाँ से बिजली का जो है उत्पादन होता है, वो कच्चे माल और बिजली की पूर्ति में कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जितनी डिमांड है उसकी अपेक्षा हमारा जो प्रोडक्शन है एनर्जी का विद्युत क्षेत्र में खास रूप से, वो बहुत कम है। तो ये एनर्जी के क्षेत्र पर हमने बात करी। स्वास्थ्य क्षेत्र पर बात करते हैं। हेल्थ जो है इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। हमारी स्वास्थ्य आधारित जो संरचना है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका निर्धारण किया जाता है शिशु मृत्यु दर के आधार पर, मोर्टेलिटी डेथ रेट के आधार पर, इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आधार पर, जीवन प्रत्याशा के आधार पर, और जो संक्रामक और असंक्रामक रोग हमारे समाज में फैलते हैं उनके आधार पर हम अपने स्वास्थ्य आधारित संरचना का निर्धारण करते हैं।
स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आधारिक संरचना का जब विकास होता है तो कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वस्थ जनशक्ति का निर्माण होता है, जो कहीं न कहीं क्योंकि स्वस्थ लोग होंगे तो काम ज़्यादा करेंगे और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे। स्वास्थ्य आधारिक संरचना के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे आपके हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर्स और नर्सों की संख्या कितनी है, हॉस्पिटल्स में बेड पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, और जो भी बीमारियां हैं या जो भी रोग वगैरह होते हैं उनसे लड़ने के लिए या उनको डायग्नोज करने के लिए हॉस्पिटल्स में आवश्यक इक्विपमेंट जो हैं वो उपलब्ध हैं कि नहीं। इसके अलावा हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, मेडिसिन यानी दवाई उद्योग जो है वो डेवलप्ड है कि नहीं, उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। स्वास्थ्य आधारिक संरचना की स्थिति को देखते हैं। जैसे हमने ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी स्थिति को देखा, अब हम अपनी स्वास्थ्य की आधारिक संरचना को देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का विकास या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं का विकास करना सरकार की एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आज भी हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है, प्राथमिक क्षेत्रक पर डिपेंड है, और प्राथमिक क्षेत्रक में क्योंकि रोजगार के उतने ज़्यादा अवसर नहीं होते हैं तो लोगों की आय उच्च नहीं होती है, तो वो अपनी जो है स्वास्थ्य क्षेत्रक में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं। तो सरकार का यह नैतिक कर्तव्य बनता है उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। केंद्र सरकार जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की सहायता से बहुत सारी नीतियां बनाती है, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। निजी क्षेत्रक में जो है स्वास्थ्य आधारिक संरचना को अगर हम देखें तो 70% से अधिक अस्पतालों का संचालन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, और अस्पतालों में टोटल ओवरऑल अस्पतालों में जितने उपलब्ध बेड हैं उनका 2/5वां हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में है। इसके अलावा 60% के आसपास जो मेडिकल स्टोर हैं जो दवाइयों की पूर्ति करते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, और मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी प्राइवेट सेक्टर आज के टाइम पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे आप देखेंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ज़्यादा संख्या प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस की है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा अच्छा काम किया है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनात्मक सेवाओं से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है 2019 की, उसको देखते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कंपैरेटिवली सरकारी अस्पतालों की संख्या 1951 में हमारे देश के आज़ाद होने के कुछ वर्षों के बाद लगभग 2694 थी, और वर्तमान समय में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 25,778 सरकारी अस्पताल हमारे पास हैं। सरकारी अस्पतालों में या दवाखाने जो होते हैं उनमें बेडों की संख्या 1,17,000 के आसपास थी 1951 में, और ये बढ़कर के 7,13,986 हो गई है। दवाखानों की संख्या लगभग 6,600 के आसपास थी, जो कि 2018 में बढ़कर के 27,951 हो गई है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या मात्र 725 थी। इनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी विकास इसका हुआ है, 25,743। उपकेंद्र होते हैं, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं, इनकी संख्या न के बराबर थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इनकी संख्या में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि की गई है। 1,58,417 उपकेंद्र जो है काम कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो CSC वगैरह होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, वो भी उस टाइम पर मौजूद नहीं थे। आज के समय में लगभग 5,624 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि जितनी मात्रा में इस हेल्थ सेक्टर की या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, तो विकास हुआ है ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो जितने विकास की हमको ज़रूरत थी, जितने विकास की हमको आवश्यकता थी, उस स्तर से विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। जनरली भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कौन से जो है चीज़ें आती हैं, इसमें आप देखेंगे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रचलित स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जो जनरली छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उनका ज्ञान सभी को कराया जाता है, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है। स्वच्छता की चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, स्वच्छता के बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रदान की जाती है। खास करके अगर हम बात करें शिशु और मातृत्व की जो सुरक्षा करने का काम होता है, चाइल्ड एंड मदर केयर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, वो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में या प्राथमिक सेक्टर में करी जाती हैं। इसके अलावा पोषण पर ध्यान दिया जाता है, खाद्य की आपूर्ति पर ध्यान दिया जाता है, और ख़ास करके अब जैसे ANM जो अब काम कर रही हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रकों में जो सबसे पहला और सबसे कह सकते हैं जागरूक एक व्यक्ति माना जाता है मेडिकल के क्षेत्र में ANM को, और
कई एग्जाम्स में एएनएम की फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो शायद आपको नहीं पता हो तो एएनएम की फुल फॉर्म आप यहाँ से समझ सकते हैं। ए मतलब ऑक्सिलरी, एन फॉर नर्सिंग, एम फॉर मिडवाइफ। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ इसको कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक में जनरली वो चीज़ें आती हैं जो जिला मुख्यालयों से जुड़ी हुई होती हैं, जिला अस्पतालों से जुड़ी हुई होती हैं। ये जनरली बड़े कस्बे में होते हैं। और जैसे कि हमने प्राइमरी सेक्टर में देखा था, जो प्राइमरी सेक्टर के जो छोटे छोटे हॉस्पिटल थे या स्वास्थ्य केंद्र थे, उसमें छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किया जाता है। फिर जब हम द्वितीयक क्षेत्रक में पहुंचते हैं तो ये जिला लेवल के अस्पताल होते हैं। यहाँ पर जनरली जो शल्य क्रिया से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, एक्सरे वगैरह, ईसीजी वगैरह, तो इससे थोड़ी सी जो कह सकते हैं बड़ी चीज़ें होती हैं, उनका निदान यहाँ पे किया जाता है। तृतीयक स्तर ये सबसे उच्च स्तर होता है। यहाँ पर उच्च स्तर के उपकरण पाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, उच्च स्तर की दवाइयाँ यहाँ पे मिलती हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं या गंभीर बीमारियां जो होती हैं उनको यहाँ पर डायग्नोज किया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। यानी अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को मेडिकल के फील्ड में जाना है, तो उसके लिए जो पढ़ाई लिखाई या उसकी डिग्री वगैरह जो भी उसका चलता है वो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ मेडिकल के फील्ड में रिसर्च पे भी काम किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं मेडिकल इंडस्ट्री में। ठीक है। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली की 6 व्यवस्थाएं हैं। इसमें से सबसे पहली है आयुर्वेद, दूसरा योगा, तीसरा यूनानी पद्धति, तीसरा सिद्ध पद्धति, चौथा है आपका पांचवा है आपका नेचुरोपैथी और आपका छठवां जो है आपका है होम्योपैथी। तो ये सभी 6 व्यवस्थाएं में बांटा गया है भारतीय चिकित्सा प्रणाली को। सम्मिलित रूप से इनको एक ही नाम दिया जाता है, आयुष। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि आयुष के जो 6 रूप हैं, जो 6 टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये इस तरीके से उसमें ऑप्शंस दे रखे थे, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा या नेचुरोपैथी और होम्योपैथी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एनसीईआरटी में से छोटी छोटी चीज़ें कई बार मिल जाती हैं जो कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक टर्म आता है यहाँ पर सर, जीडीपी। जीडीपी को हिंदी में बोलते हैं विश्व रोग भार। फुल फॉर्म है इसकी ग्लोबल डिजीज बर्डन। ये जीडीपी होता क्या है? ये एक इंडिकेटर है, ये एक सूचक है और इस सूचक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी विशेष रोग के कारण मरने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ रोगों के कारण असमर्थता में बिताए सालों की संख्या जानने के लिए इस सूचक का प्रयोग किया जाता है, जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत पर विश्व के कुल रोगियों का 20% जीडीपी है, यानी पूरे विश्व में जितने बीमार हैं, जितने रोगी हैं, उनका 20% इंडिया में है। वर्तमान में 20% से भी कम जनसंख्या जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग करती है। इसके अलावा 38% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की वांछित संख्या है। मतलब जितने डॉक्टर होने चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर, जितनी आवश्यकता होती है एक हॉस्पिटल को, तो ऐसे परिपूर्ण जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो केवल 38% हैं, जहां पर डॉक्टरों की संख्या उतनी है जितनी होनी चाहिए। बाकी के जो 62% हॉस्पिटल्स हैं वहां पर डॉक्टरों की वांछित संख्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समस्या की स्थिति देखने को मिलती है। केवल 30% प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ऐसे हैं जहां पर दवाइयों का पर्याप्त रूप से भंडार पाया जाता है, नहीं तो दवाइयों की शॉर्टेज ही यहाँ पर देखने को मिलती है। शहरी ग्रामीण और धनी निर्धन विभाजन को समझते हैं। ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 5वें हिस्से के जो हॉस्पिटल हैं, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में जो टोटल हॉस्पिटल है ना इंडिया के, उसका लगभग 5वां हिस्सा है प्राइवेट हॉस्पिटल सहित। यानी ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखेंगे तो टोटल हॉस्पिटल्स का लगभग 20% पाया जाता है। तो एक तरफ आप देखेंगे पॉपुलेशन को तो इंडिया की लगभग 65 से 70% पॉपुलेशन गांवों में होती है और लगभग 30 से 35% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में। और हॉस्पिटल्स की स्थिति आप देखेंगे तो लगभग 80% हॉस्पिटल्स जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में है, जबकि यहाँ पर पॉपुलेशन 30% है और 65-70 पॉपुलेशन जो है ये आपकी गाँवों में रहती है। लेकिन यहाँ पर टोटल हॉस्पिटल्स की संख्या का केवल 20% है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में केवल 30% बेड है, जितनी बेड क्षमता है इंडिया की, तो 30% बेड ही ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर अस्पतालों की संख्या की बात की जाए तो एक अस्पताल भी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर 0.36 अस्पताल, मतलब 1 से भी रेशियो यहाँ पर डाउन है। शहरी क्षेत्रों में ये रेशियो 1 लाख लोगों पर लगभग 3 से 4 हॉस्पिटल जो है शहरी क्षेत्रों में 1 लाख की पॉपुलेशन पर मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है। प्रतिवर्ष हालांकि देखा जाए तो प्रतिवर्ष 50,000 मेडिकल स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन करते हैं मेडिकल फील्ड में,
इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी देखी जाती है। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर्स तो अच्छा पेमेंट पाने के लिए विदेशों में चले जाते हैं, और जो बचे-कुचे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना निजी अस्पताल खोल लेते हैं, तो ऐसा देखा जाता है। तो हालाँकि भारत में प्रतिवर्ष 50,000 मेडिकल स्टूडेंट निकल रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, इसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। भारत के शहरी और ग्रामीण निर्धन कुल आय का 12% 12% जितना वो कमाते हैं उसका 12% उनका सिर्फ हेल्थ सुविधाओं पर ही खर्च हो जाता है। लेकिन धनी लोग जो होते हैं केवल 2% ही खर्च करते हैं। कारण भी है, देखिए, जो एक तरह से तो इनकी इनकम भी नहीं है। ग्रामीण निर्धनों की जो इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तरफ से इनकम कम होने के बावजूद भी इनको अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च करना पड़ रहा है। क्योंकि इनकम कम है तो कहीं न कहीं न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, ठीक है? आधारिक जो सुविधाएँ होती हैं उनकी कमी रहेगी। तो इन सभी अभावों में अगर ये लोग जिएँगे तो कहीं न कहीं ये बीमार जल्दी होंगे, और इस वजह से इनको ज़्यादा जो है खर्च करना पड़ेगा अपनी हेल्थ सुविधाओं पे। धनी लोगों के पास सारी सुविधाएँ होती हैं तो कहीं न कहीं वो बीमार कम पड़ते हैं, और बीमार कम पड़ते हैं तो उनकी इनकम एक तरफ बहुत ज़्यादा होती है, और हेल्थ सुविधाओं पर उनकी इनकम का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा खर्च किया जाता है, ठीक है? तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिन पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे टॉपिक, अब मैं पीछे जाऊँगा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉवर्टी पे बात करी है, हमने एम्प्लॉयमेंट पे बात करी है, हमने इनकम पर बात करी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उनको समुचित रूप से रोजगार की व्यवस्था मिल सके, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर इस पर हम थोड़ा-सा विकास करते हैं तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है, जो 12% खर्च हो रहा है इधर हाल स्वास्थ्य सुविधाओं पर, ये थोड़ा-सा कम यहाँ से होता चला जाएगा। महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात में गिरावट जो है भ्रूण हत्या का एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट के रूप में इसको देखा जाता है। और देखा गया है कि 15 से 19 वर्ष की 5% लड़कियाँ जो हैं, जिनकी उम्र 15 साल से लेकर के 19 साल है, उसमें से प्रत्येक जो लड़की है वो शादीशुदा है और कम से कम एक बच्चे की माँ है, जो कि कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य की तरफ एक घोर समस्या का संकेतक है। 15 से 49 वर्ष के समूह में 50% से अधिक महिलाएँ जो है वो एनीमिया की प्रॉब्लम से जो है जूझ रही हैं, रक्तक्षीणता की समस्या से जूझ रही हैं। तो ये वर्तमान में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है। विशेष रूप से 2 क्षेत्रकों में हमने इसको देखा। एक ऊर्जा के क्षेत्र के आधार पर हमने इसकी विवेचना की, और दूसरा हमने आपकी हेल्थ के क्षेत्र के ऊपर इसको समझा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आशा करता हूँ आपकी समझ में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आई होंगी। और इसके बाद में 2 चैप्टर्स और बचे हैं 11th क्लास के, जल्दी से उनको ख़त्म करने के बाद में फिर 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी को ख़त्म करते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये क्लास पसंद आता है, आपको ये जो कंटेंट मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये अगर आपको लगता है कि हमारे यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, मेंस में आंसर राइटिंग में हमें कुछ हेल्प कर सकता है, तो जो भी नीडी लोग हैं उनके लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस क्लास के बाद में अपना जो भी रिव्यू, रिस्पॉन्स, फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।